साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, हमने पिछले वीडियो में 1955 से लेकर 1984 तक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की क्या यात्रा रही है, इस पर विस्तार से बात किया है। और आज 1985 से 2008 तक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की यात्रा की विस्तार पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और इस क्रम में आज सबसे पहले हम 1985 की बात करेंगे। 1985 में बैंकों के कंप्यूटरीकरण से जुड़ी रंगराजन समिति की रिपोर्ट जारी हुई। रंगराजन समिति जो लगातार गरीबी पर रिपोर्ट देती आई है, ये जो है 1985 में कंप्यूटरीकरण पर सबसे पहले रिपोर्ट जारी करके इसकी बात बताई थी। 1986 में फर्स्ट सॉफ्टवेयर पॉलिसी की घोषणा हुई। फर्स्ट सॉफ्टवेयर पॉलिसी की घोषणा हुई। 19 नवंबर 1986 को सरकार द्वारा पहली सॉफ्टवेयर नीति की घोषणा हुई। अब ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर निर्देशन के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग होती है, जो कि उसी कोडिंग के माध्यम से वो हमें आउटपुट प्रदान करती है। क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता, उसमें जिस प्रकार की कोडिंग की गई रहती है उसी हिसाब से वो हमारे सामने परिणाम लाता है। और सॉफ्टवेयर पॉलिसी की घोषणा 1986 में की गई। 1987 में भारतीय भागीदारों के संग करार के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज का प्रवेश हुआ भारत में 1987 में। जैसे HCL के माध्यम से अपोलो आया, PSI सिस्टम के माध्यम से बुल आया, हिंदुस्तान कंप्यूटर के माध्यम से DEC आया। ये मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम हैं। और 1988 में नैसकॉम का गठन हुआ। 1988 में नैसकॉम का गठन हुआ। देश के सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से हरीश मेहता, सौरभ श्रीवास्तव, प्रकाश आहूजा एवं राशि भटनागर के सत प्रयासों से नैसकॉम का गठन किया गया। आप जानते हैं साथियों कि समाज में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो समाज के विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट भली भांति जानते हैं कि कोई रिएक्शन रहता है, जब उसमें कैटालिटिक रीजेंट का प्रयोग किया जाता है जो कि उत्प्रेरक का काम करता है, तो वो रिएक्शन 2 गुनी गति से जल्दी से अपने सिस्टम को बना लेता है और एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया जो है केमिस्ट्री का जो है फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है। तो साथियों, इसी प्रकार से इन लोगों ने नैसकॉम के लिए प्रयास किया। और नैसकॉम क्या है? नैसकॉम एक ऐसा उद्योग है जिसने भारत के GDP, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढांचे और वैश्विक दृश्यता में अभूतपूर्व योगदान दिया था। भारत में यह उद्योग निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस समय इसके अध्यक्ष UB प्रवीण राव और देवजानी घोष हैं। आगे 1989 में सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए आउटसोर्सिंग के बीच पड़े। सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए आउटसोर्सिंग के बीच पड़े। साथियों, 1989 में सैम पित्रोदा और जयराम रमेश, आप इनको जानते ही होंगे। सैम पित्रोदा और जयराम रमेश कांग्रेस में ही कार्य करने वाले 2 व्यक्तियों का नाम है। इन्होंने कांग्रेस के पीरियड में काम किया। और सैम पित्रोदा और जयराम रमेश के साथ जैक वेल्च की मुलाकात के दौरान भारत में विदेशी सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग के बीच पड़े। आउटसोर्सिंग एक टर्म आया है, इसे भी जान लेना बहुत आवश्यक है। आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी से समझौता करके उससे काम करवाती है। जैसे जो है, आपने कोई फैक्ट्री खोला और कोई दूसरी कंपनी आ गई है और कह रही है कि कुछ हिस्सा हमें दीजिए, हम आपके माल को बनाएंगे, आपके कार्य को करेंगे। तो पार्टनरशिप बना करके हम उसे काम सौंप देते हैं। ठीक इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर के विकास के लिए हमने आउटसोर्सिंग के बीच सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए किया। और ये जो है
1989 में ये कार्य हुआ। 1990 की बात करते हैं। 1990 में CRAY XMP14 नामक कंप्यूटर की स्थापना हुई और भारत को सुपर कंप्यूटर प्राप्त हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। CRAY XMP14 नामक कंप्यूटर की स्थापना हुई। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी कार्य करने की क्षमता आम कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बाकी सभी नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले हजारों गुना ज़्यादा होती है। जब ये सुपर कंप्यूटर आया था तो टीवी पे, रेडियो पे खूब धूम मची थी कि सुपर कंप्यूटर आ गया है और अब जो है हमारी गति दुगनी हो जाएगी। हम जिस हिसाब से पहले काम करते थे, सुपर कंप्यूटर प्राप्त हुआ है, अब हमारी वैज्ञानिकी सिस्टम और तेज़ी से ग्रोथ करेगी, जो कि भारत के लिए, हमारे देश के लिए एक अच्छी बात साबित हुई। अगला, 1991 में जनरल इलेक्ट्रिक्स की भारत में कारोबार शुरू हुआ। जनरल इलेक्ट्रिक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इलेक्ट्रिकल साइंस से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वे भली भांति जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक्स का कितना व्यापक महत्व है। घर में लगने वाले इलेक्ट्रिक सामान हो या फिर रेल इंजन की इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, हर जगह जनरल इलेक्ट्रिक्स का जाल फैला हुआ है। साथियों, 1992 में टाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा IBM की भारत में वापसी हुई। तो IBM, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि ये जो है IBM 1973 में भारत से बाहर हो गया था। जब भारत वाले सशक्त हो गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, अब आपकी ज़रूरत थोड़ी कम हो गई है और हम जो है अपने सॉफ्टवेयर के विकास के लिए खुद ही निर्माण करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। और इस क्रम में बाद में ये 1992 में आया और इसने टाटा समूह के साथ, टाटा इंडस्ट्री के साथ 50-50% की भागीदारी के साथ अपने काम को करना स्टार्ट किया। तो टाटा समूह के साथ 50-50% के अनुपात में भागीदारी हुई और IBM की भारत में वापसी हुई। लेकिन अमेरिका वाले हमेशा से जो है विघ्न डालने का काम कभी कभी कर भी देते हैं और कभी कभी ठीक ठीक भी काम कर देते हैं। तो अमेरिका ने वीज़ा पाबंदी लागू कर दी। ये भी B1 के स्थान पर H1B वीज़ा को अनिवार्य कर दिया है। B1 एक वीज़ा है, जैसे कि भारत में आने के लिए वीज़ा लगता है, वैसे भारत से विदेश में भी जाने के लिए हमें वीज़ा देना लगता है, वीज़ा खरीदना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। तो H1B वीज़ा क्या है? H1B वीज़ा अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों को विदेशी कामगारों को मिलने वाले वीज़ा को H1B वीज़ा कहते हैं। यह एक फिक्स्ड टाइम के लिए जारी किया जाता है। H1B वीज़ा एक फिक्स्ड टाइम के लिए जारी किया जाता है, जो कि साथियों, अगला 1995 भारत में पहला साइबर कैफ़े खोला गया। ये भारत में पहला साइबर कैफ़े कहाँ खोला गया? मुंबई में खोला गया। तो साइबर कैफ़े में तो हम लोग जाते ही रहते हैं बराबर, फॉर्म भरने के लिए और कार्य करने के लिए, कोई जो है लेटर लिखवाना हो तो उसके लिए। तो ये साइबर कैफ़े बहुत ही महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण आज भी है। और इसका जो है शुरुआत जो है बम्बई में किया गया। कहाँ किया गया इसे भी जान लेते हैं। ये जो है लीला कैम्पेंस्की, मुंबई में। अगला है कि 1996 में rediff.com की शुरुआत हुई। rediff.com ये क्या है? rediff.com भारतीय समाचार, सूचना, मनोरंजन और शॉपिंग वेब पोर्टल है। इसका मुख्य कार्यालय बम्बई में है। कुल मिलाकर कह सकते हैं ये इसका उद्योग इंटरनेट सेवा देना है। और इसकी जो है शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत अजीत बालकृष्ण ने की थी। अजीत बालकृष्ण ने rediff.com की शुरुआत की थी। लेकिन ये जो वेब पोर्टल है ये उस समय काफ़ी सफल रहा। अब तो लगभग क्रोम ने हर जगह अपना जाल फैला लिया है। गूगल ही लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है और गूगल से ही लगभग सारे लोग सर्च करते हैं। अगला 1997 में मल्टीनेशनल कंपनी की धाक जमी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इनकी धाक जो है 1997 में जमनी शुरू हुई।
कॉम्पैक और IBM ने HCL, HP और विप्रो का स्थान ले लिया। अगला 1998 में सीडैक ने परम 1000 नामक भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। पहला सुपर कंप्यूटर सीडैक ने बनाया, परम 10,000 जिसका नाम था। तो डॉक्टर विजय भास्कर के नेतृत्व में सीडैक ने परम 10,000 नामक भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया और 1998 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय IT कार्यबल का गठन भी किया गया। इसके 108 सिफारिशें की गई थी, जिसे एक रिकॉर्ड समय में स्वीकार कर लिया गया था। 1999 में और 2002, 2003, 2005 में भी घटनाएं हुई हैं, जिसको हम जान लेते हैं। 1999 में इंफोसिस भारत की पहली कंपनी बनी, जिसे नैस्डैक में सूचित किया गया। हमने पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में इंफोसिस के बारे में जाना था। इंफोसिस जो है कार्डियोलॉजी, हृदय रोग के बारे में या हार्ट बीटन से संबंधित जो गतिविधि होती है उसे कंप्यूटर पर दिखाना। आप लोग देखते हैं कि जो है जब हार्ट बीटन होता है तो ऐसे ऊपर जाता है, नीचे जाता है। जब जो है तेज़ी से चलने लगता है तो यह लगता है कि हाँ आदमी जो है ठीक ठाक स्थिति में चल रहा है। जब बिल्कुल समान पैरेलल होने लगता है तो लगता है कि ज़िंदगी की अंतिम सांस ले रहा है। तो इसलिए ये जो है इंफोसिस काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2002 में नंदन नीलकेणी ने नारायण मूर्ति से इंफोसिस के CEO का कार्यभार संभाला। CEO ये एक महत्वपूर्ण पद होता है किसी भी कंपनी के लिए, और समय समय के हिसाब से अपने अपनी योग्यता के आधार पर कोई ना कोई व्यक्ति आगे आता है और CEO के पद पर बैठ जाता है। तो इस हिसाब से नंदन नीलकेणी नारायण मूर्ति से इंफोसिस के CEO का कार्यभार संभाल लिया। और 2003 में भारती ने IBM के साथ IT आउटसोर्सिंग संबंधी एक ऐतिहासिक करार किया। भारती जी ने IBM से आउटसोर्सिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण करार किया, और ये करार जो है सॉफ्टवेयर के मामले में किया गया था। ये बहुत ऐतिहासिक करार था। 2005 में E-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रारूप तैयार किया गया। E-गवर्नेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो वो जो है 15 रुपये गरीब तक पहुँचता है, बाकी 15 पैसे गरीब तक पहुँचता है, बाकी 85 पैसे बीच में ही बिचौलिए जो है गुल कर देते हैं। तो अब जो है E-गवर्नेंस के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के कारण आज 1 रुपया भेजा जाता है तो 100 पैसा पूरा आपके बैंक में आ जाता है। ये E-गवर्नेंस और DBT के कारण ही संभव हो पाया है। वैसे भी आप E-गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं, फसल बीमा योजना हो, आवास योजना हो, और जितने भी योजनाएं हैं वो सब उसकी डाटा फीडिंग E-गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव हो पाती है। तो ये हुई E-गवर्नेंस की बात। और 2006 में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस का प्लान था, इसको जो है स्वीकृति मिली थी। आगे 2007 में कैप्टिव विकास केंद्र स्थापित किया गया। कैप्टिव विकास केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, सैप आदि द्वारा भारत में कैप्टिव विकास केंद्र की स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हेड कौन है? बिल गेट्स हैं, और CEO सत्या नडेला है। तो ये जो है इन सभी मल्टीनेशनल कंपनियों ने मिल करके भारत में कैप्टिव विकास केंद्र को स्थापित किया। और 2008 में राज्य आंकड़ा केंद्र योजना को स्वीकृति मिली। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हमने 1985 से लेकर 2008 तक की भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यात्रा को विस्तार से जाना। आगे हम और भी ICT से जुड़ी हुई बातों को लगातार जानते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।